वेलकम स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल एक क्वेश्चन हमने दिया था आपको, तो उसको आपने सॉल्व किया होगा। चलिए, होमवर्क में था। अब चलिए आज इसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जो पीछे छूटे थे, है ना, उनको छोड़ दिया गया था। आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। फिर एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में और बचा है, ठीक है, जनरेटर वाला, तो उसको करा देंगे। फिर आज से आपका ये चैप्टर और पहले यूनिट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो टॉपिक था उसकी बात करते हैं। पहला टॉपिक जो छूटा था वो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, किसी मान लीजिए कोई होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस समझते हैं ना, समांगी जिसको हिंदी में कहते हैं, समांगी माध्यम मान लीजिए कोई है, तो उसमें जो पोलराइज्ड वेक्टर पी होगा, है ना, पोलराइज्ड वेक्टर यानी कि ध्रुवण सदिश जिसको बोलते हैं। ध्रुवण सदिश पीछे हम बता चुके हैं आपको कि ध्रुवण सदिश क्या होता है। तो पोलराइज्ड वेक्टर पी मानते हैं इसको, है ना। ये जो वेक्टर पी होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। दैट मीन्स वेक्टर पी मान लीजिए आपका क्या है, ये है पोलराइज्ड वेक्टर, ठीक है। और ये पोलराइज्ड वेक्टर जो होता है ये वेक्टर ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो जब इसका साइन यहाँ से प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक फिनोमेना बनता है, एक सिंबल बनता है, ठीक है। ये जो फिनोमेना होता है एक्स टाइप का, ये इसको वैसे तो नॉर्मली काई कहते हैं, CHI, इसको काई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? काई। और ये जो काई होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यही है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम काई इक्वल टू निकालना चाहें तो काई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? P/E हो जाएगा ना, P/E। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की डिफिनीशन बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी? द रेशियो ऑफ पोलराइज्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड काई। काई मीन्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। छोटी सी डिफिनीशन थी इसकी। ये P क्या है? पोलराइज्ड वेक्टर है, ध्रुवण सदिश है। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये P इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक काई आ जाएगी। काई बोले तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि वैद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। मीडियम क्या होगा? होमोजीनियस होगा, ठीक है। होमोजीनियस में हेटेरोजीनियस मीडियम्स होते हैं, माध्यम होते हैं, समांगी और विषमांगी, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये काई कहते हैं इसको, काई इक्वल टू P/E होता है, ठीक। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वैद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम क्या करते हैं, इसी से एक रिलेशन है इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिलेशन क्या, लिख लीजिए, कैपिटल K और काई में संबंध। रिलेशन बिटवीन कैपिटल K एंड काई। व्हाट इज कैपिटल K एंड व्हाट इज काई? यू नो काई अभी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज K? K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। परावैद्युतांक इसको कहते हैं हिंदी में। और ये काई अभी पढ़े हैं वैद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए, सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, छोटा सा। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E0 E0 है ना, ये है विद्युत क्षेत्र में। तो कोई मान लीजिए एक बॉडी रखी हुई है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लीजिए EP हो गया, पोलराइज्ड वाला, ठीक है। पोलराइजेशन होने के बाद EP हो गया, तो उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो वो हो जाएगा आपका E0 माइनस EP, ठीक है। अब
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है जब कुछ नहीं होता। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड होगा जब इसमें कोई बॉडी रख देंगे, ठीक है। ये कब, जब कोई बॉडी रख देंगे तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। जब पोलराइज्ड हो जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड EP हो जाएगी, और E0 कब रहेगी, जब इस पर कोई भी बॉडी रखी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो E है ये क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जब बॉडी नहीं रखी थी और ये वाला, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे मान लीजिए, वैसे नॉर्मली मैं बात करूँ, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल E का, कैपिटल E इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये डिफिनीशन थी, ठीक है। इसको आपने पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। एक बार बैक में जाकर नोट्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे P लगा दूँ, पोलराइज इलेक्ट्रिक मान लो इसको, ठीक है, क्या मान लूँ P, तो यहाँ पे भी P लग जाएगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, ये मान लीजिए यहाँ पे P लगा दिया, पोलराइज कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा P लग जाएगा, तो ये सिग्मा P हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा ये, और ये सिग्मा P हो जाएगा, ठीक है। तो EP इक्वल टू सिग्मा P, ये जो सिग्मा P होता है ये पोलराइज्ड है, ये पोलराइजेशन है ऑलरेडी, तो P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली होता है ये सिग्मा P इक्वल टू P होता ही है, ठीक है। और ये सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कहाँ से, मैंने आपको बता दिया कि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम लोगों ने पोलराइज्ड माना जब हम लोगों ने किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो EP इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये हो गया आपका सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दीजिए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E0 माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। EP के प्लेस पे सीधे वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक। पुट करने के बाद वी नो दैट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू काई इंटू E, अभी पढ़े हैं जस्ट पीछे, सिंस, है ना, सिंस P इक्वल टू काई इंटू P हो जाएगा। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आपका E0 माइनस काई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू हो गई E0 की। अब क्या करना है आपको, E से डिवाइड करते जाना है, क्या करते जाना है, E से डिवाइड करते जाना है। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि डिवाइडेड बाई E इन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड में E से डिवाइड करिए, तो इसके बाद आप एक स्टेप और लिखिएगा, उस पर ये वाला करिएगा जो मैं इसमें कर रहा हूँ, इसमें भी E से डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी E से डिवाइड हो जाएगा, तो E से E ये भी कट जाएगा और E से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा आपका 1 इक्वल टू E0 माइनस काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और देके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद यहाँ पे अपॉन E भी आया था, चलिए इसको ऊपर वाला पार्ट हमने इरेज कर दिया है। अब आगे क्या करते हैं, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होगा, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक के बराबर क्या होता है, E0 अपॉन E होता है। इसको आप देख लीजिएगा नोट्स में पीछे, ठीक है। कैपिटल K इक्वल टू E0 अपॉन E होता है, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के सीधे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देना है, तो जहाँ पे E0 अपॉन E है यहाँ पे K हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई क्वेश्चन फर्स्ट 1 इक्वल टू K माइनस काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, K माइनस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसको इधर लाइए, तो ये काई रहेगा आपका, काई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये K माइनस 1 हो जाएगा। इसको इधर लाए तो ये प्लस हो गया, इसको उधर ले गए तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तब ये हो गया। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, मान लीजिए, तो यहाँ से इसको इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो ये काई जो है, काई इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K माइनस 1, ये आपका आ गया रिलेशन, क्या आ गया, रिलेशन,
ठीक है, कितना है रिलेशन, का इक्वल टू सिग्मा 0 या सिग्मा नॉट या एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू के माइनस 1। तो ये देखिए के और काई में रिलेशन आ गया। छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, 2-3 स्टेप है इसमें, क्या क्या आता है, कहाँ से डायरेक्टली वैल्यू रख देना है, पुट कर देना और बाकी सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे और अब बात करते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर की, लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर की ओर। ठीक है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। उसको सिर्फ आपको क्या करना है, उसका प्रिंसिपल और डायग्राम और वर्किंग कैसे होती है, ठीक है तो बहुत सारा इसमें उसका डिमेरिट्स भी है, दोष भी है, यूजेस भी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके पहले टॉपिक की, वो टॉपिक है एक्शन ऑफ पॉइंट्स। क्या, एक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट बोले तो नुकीला भाग, नुकीले भागों की क्रिया क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं नुकीले भाग। मान लीजिए कोई पिन है, ठीक है, और ये उसका नुकीला भाग है यहाँ पे। तो जो डेंसिटी आपने अगर नाम सुना होगा, ठीक है, डेंसिटी अगर आपने नाम सुना होगा, तो जो सरफेस डेंसिटी होती है, सरफेस डेंसिटी मतलब पृष्ठ घनत्व जिसको हिंदी में कहते हैं, तो नुकीले भाग पे, किसी भी बॉडी के नुकीले भाग पे सबसे ज़्यादा जो पृष्ठ घनत्व होता है, जो सरफेस डेंसिटी होती है, वो नुकीले भाग पे होती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये नुकीला भाग है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, सरफेस डेंसिटी होगी, यानी कि पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होगा, नुकीले भाग में होगा। अब मान लीजिए कोई चार्ज है या चार्जेबल कंडक्टर है, ठीक है, चार्जेबल क्या है, कंडक्टर। तो चार्जेबल कंडक्टर जब इसके संपर्क में आता है, नुकीले भाग के, है ना, संपर्क में आता है, तो वो चार्जेबल ऑलरेडी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चार्जेबल कंडक्टर के संपर्क में इसको ले जाएंगे नुकीले भाग को, तो ये नुकीला भाग क्या होगा, चार्जेबल हो जाएगा, ऑलरेडी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब एक डिफिनीशन है कन्वेंशन डिस्चार्ज का, संवहन विसर्जन जिसको कहते हैं। तो वायु के कणों द्वारा आवेश के बाहर जाने की क्रिया को कन्वेंशन डिस्चार्ज कहते हैं, यानी कि संवहन विसर्जन कहते हैं। वायु के कणों द्वारा, जो वायु के कण होते हैं ना, उसके द्वारा जो आवेश बाहर जाती है, वो जो रिएक्शन होता है वहाँ पे, वो क्या होता है, कन्वेंशन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो संवहन धारा बहती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक विंड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक में, अगर आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक विंड का, वैद्युत पवन जिसको कहते हैं हिंदी में, तो क्या होता है, ये जो वायु के कण बहते रहते हैं और इसके कारण जब किसी भी बॉडी में और उसके नुकीले भाग में चार्ज आ जाता है और ये जो धारा बहती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। ये होती है इलेक्ट्रिक पवन, यानी कि वैद्युत पवन होता है। क्या होता है, वैद्युत पवन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आप एमश्योर कैसे हो जाएंगे कि ये होता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर में। ठीक है, तो मोमबत्ती सबके घर में होगी, है ना, आई होप सबके घर में मोमबत्ती होगी। तो मोमबत्ती को क्या करना है, आपको जला के रख देना है। क्या कर देना है, जला के रख देना है। तो मान लीजिए ये मोमबत्ती आपकी हो गई, ठीक है, और ये जल रही है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नुकीले भाग बॉडी होगी, वो इस तरह से नुकीली होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा ऑलरेडी, तो इसको क्या करना है, यहाँ से मोमबत्ती के पास ले जाना है नुकीला। अरे एक पिन ले लीजिएगा, घर में पिन होगी ना, पिन ले लीजिएगा और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा होता क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे ही इस पिन को इस मोमबत्ती के पास ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे इसको पास लेते जाएंगे, तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, ये मोमबत्ती की जो ये ज्वाला है ऊपर जो जल रही है, ये वायु के कारण ये ऐसी हो जाएगी, इधर आ जाएगी, है ना, यहाँ से हट के इधर आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। ये मतलब बहने लगी, जैसे हवा चलती है ना, तो ये जो जलती हुई चीज़ होती है वो उड़ के इधर हो जाती है ना, हवा के कारण, वायु के कारण। ऐसे इसमें होता है, जब नुकीले भाग को इधर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा, मोमबत्ती उड़ के जलता हुआ भाग इधर आ जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती का जलता हुआ भाग, मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती का जलता हुआ भाग उड़ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। तो इससे समझ में आता है कि ये पवन, जो विंड कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक विंड,
वो सेटिस्फाइड करता है इसको, क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जलाइएगा, जला के और लोहा कोई भी कंडक्टर वाली चीज़ जो होती है उसको क्या करिएगा, नुकीला भाग होना चाहिए, उसमें सुई हो गई आपकी या घर में जो पिन होती है वो हो गई, तो पिन को उसके पास ले जाना है और क्या करना है, देखना है कि क्या होता है। वो दूर भागेगा, 100% रिपल करेगा। ये रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसमें होती है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन जब होगा तो अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो उसमें भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। जब पॉजिटिव मिलेगा तभी रिपल्सन होगा। तो जो मोमबत्ती का जला हुआ भाग होता है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर देंगे, दूर भगा देंगे, ठीक है। और ये जब दूर भगा देंगे तो ये जो क्रिया होगी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक विंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक विंड कहलाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मेरा बताने का जो मोटिव था वो ये था कि किसी भी बॉडी के नुकीले भाग पे जो सरफेस डेंसिटी होती है वो बहुत सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर और बात करते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर की। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले ड्रॉ करते हैं वान डे ग्राफ जनरेटर का डायग्राम, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से, कौन इसको दिया, किसने, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ, किस लिए उत्पन्न हुआ, किसने उत्पन्न किया इसको, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या लगा होता है, ठीक है, और ये कार्य कैसे करते हैं, इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसका यूजेस कहाँ है और इसके दोष क्या हो सकते हैं, यानी कि डिमेरिट्स क्या हो सकती है। इतनी चीज़ें पेपर में आ सकती हैं, तो इतनी चीज़ें हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो टॉपिक डाल लीजिए आप, वान डे ग्राफ जनरेटर, वान डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और इसी डायग्राम से सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्लेट्स हैं, एक सेकेंड, मोटी प्लेट बना लेते हैं थोड़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपका ये डायग्राम ड्रॉ हो गया वान डे ग्राफ जनरेटर का, ठीक है। ये वान डे ग्राफ जनरेटर आपका बन गया है और इसमें क्या क्या लगा है, कैसे लगा है, कैसे इसमें कार्य हो रहा है और जो चीज़ें इसमें बनी है इसका काम क्या क्या है, ठीक है, कैसे काम कर रहा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वान डे ग्राफ जनरेटर है ये किसने दिया था। ये एक फिजिशियन है, इनका नाम है सर आर.जे. वान डे ग्राफ, ठीक है। क्या नाम है, सर आर.जे. वान डे ग्राफ, ठीक। इन्होंने 1931 में इस मशीन को बनाया था। इसको किस पर्पज़ से बनाया गया, इसको कई मिलियन कोटि, है ना, कई मिलियन पावर उच्च विभवांतर यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, बनाया गया है। किसको, ये जो वान डे ग्राफ जनरेटर है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कोटि की मिलियन कोट्स, है ना। तो अभी जो हमारा पोटेंशियल काम करता है, जो हम लोग फ़ैन वगैरह में कैपेसिटर लगाते हैं वो बहुत कम पावर की होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, मिलियन ट्रिलियन, ठीक है, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। लगभग 6 से 8 मिलियन तक की बोर्ड तक का ये विभवांतर उत्पन्न करता है। कितना, 6 से 8 मिलियन, 6 to 8 मिलियन, ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये प्रोवाइड करता है एक बार में, ठीक। तो वान डे ग्राफ ने इसको बनाया, जिसे इस मशीन का नाम वान डे ग्राफ जनरेटर रख दिया गया, ठीक। अब पहला काम ये हो गया। दूसरा काम कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था नुकीले भाग की क्रिया। तो इसका प्रिंसिपल होता है कि किसी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है ना। कोई भी कंडक्टर है उसका जो नुकीला भाग होगा तो उस पर सरफेस डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और जब डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक विंड इसमें प्रोवाइड होगी, है ना। अभी मैंने बात की थी कि जैसे ही कंडक्टर धनावेशित होके
वायु के संपर्क में आता है तो न्यूक्लियस सिरा से प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाता है। ठीक है, जब दूर चला जाएगा तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक विंड है वो, उसी को विद्युत पवन कहते हैं। ठीक, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब चलिए इसकी संरचना की ओर बात करते हैं। तो संरचना में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो आपको स्तंभ दिख रहा है, ठीक है, स्तंभ जो पी दिख रहा है ना, ये वाला ये वाला, ठीक है, ये 15 मीटर लगभग विद्युत रोधी होते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी, यानी कि इंसुलेटर्स है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना इधर उधर, ये क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर लगा होता है, लगभग 15 मीटर का ये गोली कवच होता है। और एक एस गोली, खोखला गोला, कैसा, स्फेरिकल, ये वाला, ठीक है। ये जो ब्लैक ये पूरा बना, मैंने इसको रेड कर दिया समझाने के लिए, आपको ब्लैक ही करना है, रेड नहीं करना ऊपर से, ठीक है। ये स्फीयर होता है और इसको इसी स्तंभ पे ऊपर ऐसे रख दिया जाता है, स्फेरिकल इसको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि 2 पुलीज लगानी है, घिरनियाँ लगा देनी है, ठीक है। एक ये घिरनी हो गई और दूसरी घिरनी ये हो गई, ठीक, P1 और P2, 2 पुलीज लग गई, ठीक। अब ये जो P1 घिरनी है ये स्फेरिकल के पास होगा और जो P2 है वो फर्श के नीचे, यहाँ पे जो फर्श होता है ये वाला, इसके पास होगा, ठीक। ये 2 हो गई क्या, घिरनियाँ हो गई। अच्छा, दोनों घिरनियों से होकर विद्युत रोधी, जैसे मान लीजिए आपका विद्युत रोधी बोले तो इंसुलेटर, क्या बोले, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है आपका ये विद्युत रोधी हो गया, जैसे ये हो गया, ये हो गया। एक जैसे आपने, जिसको हम लोग देसी भाषा में पट्टा कहते हैं ना, पट्टा रबड़ का लगा होता है और घूमता है घिरनियों के साथ, ठीक है। मशीनों में लगा होता है, जो आटे वाली चक्की में लगा होता है, मोटर से लेकर और चक्की में जाता है, वो चीज़ इसमें। तो इसमें काय का हो सकता है, मान लीजिए रेशम का हो सकता है, आपका रबड़ का हो सकता है, वेल्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। उसको क्या होता है, घुमाने के लिए इसको लगाया जाता है। इसके बाद फिर C1 और C2 2 कॉम्स लेना। देखिए ये हमने कॉम्ब लगाया, एक ये और एक ये, ठीक है। 2 कॉम्स हम लोगों ने लिया है, C1 और C2, कंघी जिसको कहते हैं। दोनों का नाम अलग अलग है। C1 का नाम अलग होगा, वो होगा स्प्रे कॉम्ब, और दूसरा होगा कलेक्टर कॉम्ब। स्प्रे कॉम्ब C1 है। स्प्रे कॉम्ब बोले तो स्प्रे कंघी, जो मतलब यहाँ से चार्ज को फ्लो करेगा अभी आगे की ओर, और संग्राहक होता है कलेक्टर, जो कलेक्ट करेगा चार्ज को। तो अभी आगे जब इसको करेंगे डिस्क्राइब तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब फिर इतना होने के बाद P1 P2 हो गया, S हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका P हो गया, और C1 और C2 हो गया, C1 C2 हो गया। C1 C2 क्या है, कॉम्स है, ठीक। इसके बाद फिर हाई टेंशन एक बैटरी लगानी है, ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। हाई टेंशन बोले तो उच्च तनाव का, 1 सेकेंड, HT, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, HT आपकी एक हाई टेंशन की बैटरी हो गई, उच्च तनाव की एक बैटरी लगा दिया है, ठीक है। इसको लगाने के बाद इसका संबंध C2 से कर दीजिए। कहाँ से कर दीजिए, C2 से इसका, सॉरी C1 से कर दीजिए, C1 से इसका संबंध कर दीजिए। चलिए, अब ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है आपको कि इतना करने के बाद, इतना मतलब मेक करने के बाद, फिर आपको एक लोहे की टंकी से इसको बंद भी करना होगा। क्या करना होगा, ये देखिए, ये T जो है ना, ये T ये वाला है, जो नीला वाला भाग ये गया है, नीला कलर, ठीक है, यहाँ से। और ये लोहे की टंकी है, उस टंकी के अंदर इसको पैक कर देना है। पैक कर देंगे तो क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। अब इसको करना क्या है कि 15 से 20 या 10 से 20 वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसको रखना है वायु में, और इसके अंदर फ्रियान गैस भर देनी है। क्या भर देनी है, फ्रियान गैस। कौन सी, फ्रियान गैस इसके अंदर भर देनी है। और लोहे की टंकी को क्या कर देना है, पृथ्वीकृत, यानी कि ग्राउंडेड कर देना है। क्या कर देना है, ग्राउंडेड, ठीक है। इतना काम आपको कंस्ट्रक्शन में करना है। क्या करना है, फिर से मैं एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका ये जहाँ पे मैं रेड कलर का भी साइन कर रहा हूँ, ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये क्या है, विद्युत रोधी स्तंभ है। क्या है, इंसुलेटरिक खंभे हैं 2, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। ये इंसुलेटरिंग खंभे हो गए। इसको रख के ऊपर आपको एस स्फेयर का खोखला गोला का एक यहाँ पे मेटल लगा देना है ये ऊपर, ठीक है। इसको लगाने के बाद फिर P1 और P2 2 घिरनियाँ लेनी है, 2 पुलिस लेनी है। 2 पुलिस लेने के बाद
आपको C1 और C2 दो कॉम्स लेने हैं, ठीक है। और इस पुलीज़ में क्या लगा देना, ये जो बेल्ट लगा देना है रबड़ की, क्या लगा देना है, बेल्ट लगा देना है। फिर बेल्ट लगाने के बाद कॉम्स कलेक्टर और एक स्प्रे कॉम्ब, दो कॉम्ब हो गए। स्प्रे कॉम्ब बोले तो स्प्रे कहते हैं इसको, और कलेक्टर को संग्राहक कहते हैं, ठीक है। और स्प्रे को इसे हिंदी में फुहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुहार कंघी, ठीक है। इसके बाद फिर ये पट्टा हो गया। फिर C1 C2 आपका ये हो गया। प्लस चार्ज हाई टेंशन बैटरी यहाँ पे लगा देनी है, C1 को कनेक्ट कर देना है, तो ये C1 से प्लस चार्ज आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका M लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, M, ध्यान दीजिएगा। ये जो M लगा हुआ है ये क्या है ना, ये भी तो है। ये मोटर लगा होता है, क्या लगा होता है, ये मोटर लगा होता है एक। और मोटर का काम क्या होता है, यही इस पट्टे को घुमाता है यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। ये मोटर, ये उस बार मैंने नहीं बताया था, ये मोटर जो मेन है, यही तो है मेन, यही तो इसको जब राउंडेड करेगा तभी तो काम होगा आगे इलेक्ट्रिक का, नहीं तो काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये मोटर यहाँ पे एक कनेक्ट कर देते हैं इसमें। फिर क्या करना है, जब ये तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद फिर एक लोहे की टंकी से इसको क्या कर देना है, पैक कर देना है। पैक क्यों करना है, क्योंकि जिससे ये सुरक्षित रहे, जंग न लगे, और अपना जंग न लगे और चार्ज को एडेप्ट करेगा, ठीक है। फिर ये जो टी है, टी टंकी हो गई है ना, टंकी को टी से डिनोट कर दिया। इसके अंदर फिर 10-15 या 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ्रीऑन गैस भर देना है। फ्रीऑन गैस भर के इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, वान डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, क्या क्या लगा होता है और कैसे क्या काम, अब इसका काम कैसे होता है ये आपको पढ़ना है, यानी कि वर्किंग। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद फिर प्रिंसिपल पढ़ा, फिर इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा, ठीक है। डायग्राम, तो 4 चीज़ें हो गई। पहला डायग्राम ड्रॉ किया, फिर इंट्रोडक्शन किया, फिर इसका प्रिंसिपल पढ़ा, फिर इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। क्या है, वर्किंग। चलिए चलते हैं अब इसकी वर्किंग की ओर। आपको समझना है कि वर्किंग क्या होती है इसकी, ठीक है। कॉन्सेप्ट है छोटा सा, समझ में आ जाएगा कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। यहाँ तक तो मेन था, आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आपको आपकी वर्किंग तो बहुत ईजी है। अब हम लोग वर्किंग फटाफट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाई टेंशन वोल्टेज को स्टार्ट करना है, ठीक, स्टार्ट कर देना। देखिए C1 कॉम्ब यहाँ पे लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। C1 और C2 कॉम्ब पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा, यही कंघियाँ हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने नुकीला भाग पढ़ा है ना, और नुकीला भाग C1 पे ही पाया जाएगा, और उसी से इलेक्ट्रिक विंड प्रोवाइड होगी, है ना। जो वैद्युत पवन प्रोवाइड होगा वो उसी से प्रोवाइड होगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले HT बैटरी को C1 से कनेक्ट, वो स्टार्टिंग में मैंने बता दी, कर देना है। फिर जो कंघी का नुकीला भाग है, यहाँ पे सरफेस डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि नुकीले भाग पे ही सरफेस डेंसिटी अधिक होती है। इसके पास जो वायु है, वायु के जो कण हैं, ठीक है, वो कण नुकीले भाग के संपर्क में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नुकीले भाग के संपर्क में आएंगे, संपर्क में आने के बाद धनावेशित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो कंघी होती है उसमें जो नुकीला भाग होता है, उसके संपर्क में जो वायु के कण आते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि धनावेशित हो जाते हैं। धनावेशित होने के बाद ये क्या करेंगे, नुकीले सिरे पर और धनावेशित से प्रतिकर्षित होकर पट्टे की ओर चलने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो इसमें नुकीला भाग है ना, यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो नुकीला भाग है, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो मान लीजिए कण है, ठीक, ये कण है वायु के। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने के बाद फिर नुकीला भाग से क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या रिपल कर देगा। रिपल करने के बाद वो पट्टे की ओर भागने लगेंगे। कौन, वो जो वायु में पॉजिटिव चार्ज, कणों में जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कंघी के कारण जो वायु के कणों में पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कहाँ भागने लगा, पट्टे की ओर भागने लगा। किस ओर भागने लगा, पट्टे की ओर भागने लगा, ठीक है। पट्टे की ओर भागा तो क्या हुआ, जब पट्टे की ओर भागा तो ये जो प्रक्रिया हो गई वो क्या हो गई, वैद्युत पवन हो गई, यानी कि इलेक्ट्रिक विंड हो गया, ठीक है। अब ये वैद्युत पवन जो है वो पट्टा को भी पॉजिटिव चार्ज में उसी में समेट देगा। तो कुल कहने का मतलब यह है कि जब वो पॉजिटिव चार्ज पट्टे की ओर भागा तो जो पूरा पट्टा है आपका, ये जो पूरा पट्टा ये वाला, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज से मय हो गया, ठीक है। तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आया, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यह जो पॉजिटिव चार्ज का जो पट्टा है अब ये चलने लगेगा, ऊपर की ओर भागने लगेगा। कहाँ, ऊपर की ओर। देखिए ये जो मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर, ये देखिए यहाँ पे भागने लगेगा, ठीक है। तब C2 के सामने से होके देखिए निकलेगा यहाँ पे, ये C2 है,
तो C2 के सामने से होके निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, पट्टा पूरा यहाँ से वहाँ तक है तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन इस साइड वाला ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये चलने लगा। अब प्रेरण की क्रिया होती है यहाँ पे, क्या होती है? प्रेरण यानी कि इंडक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो प्रेरण की क्रिया के कारण ऋणावेशित ये जो कंघी का नुकीला भाग है C2 का, अभी C1 का भी था, C2 का भी, C2 का जो नुकीला भाग है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो ऋणावेशित होने के कारण जो गोली कवच ऊपर ये लगा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? रिफ्लेक्शन के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये भाग जाता है गोली कवच में, ठीक है। ये ऊपर की ओर भागता है, ये पॉजिटिव में ये भी हो जाता है। अब C2 का जो नुकीला सिरा है, ध्यान दीजिए, जो C2 का नुकीला सिरा है ये भी हाई टेंशन में हो जाएगा, यानी कि इसकी जो सरफेस डेंसिटी होगी वो हाई में हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद ये विद्युत पवन पुनः चलने लगती है, ठीक है भाई। जब देखिए एक बार हम लोगों ने फोर्स लगाया C1 से तो ये पट्टा पहुंच गया C2 पे। अब C2 पे भी वही काम हो गया, तो C2 फिर और इसको पुश कर दिया तो ये आगे की ओर भागने लगा धनावेशित। पुनः विद्युत पवन चलने लगता है तो जो पट्टे का धनावेश होता है उसको समाप्त कर देता है, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि C1 से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागा और ये C2 पे पहुंचा। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव भिड़ गए तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा मैटर। क्या हो जाएगा? मैटर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा और ये धनावेश को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा और ये पट्टा फिर से घूम के C1 के पास आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर ये क्रिया आगे बढ़ेगी और ये C2 पे जाएगी, फिर पॉजिटिव मिलके नेग्लेक्ट करेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करेगा, फिर ये पट्टा भाग के न्यूट्रल होके C1 के पास आएगा, फिर C1 पॉजिटिव चार्ज देगा, फिर ये इस तरह ये जो मोटर है ये आपका घूमने लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जब मोटर यहाँ से ये वाला पट्टा घूमा तो ये जब घूमेगा तो इसके साथ ये मोटर भी घूमेगा आपका, ये मोटर, और ये मोटर से कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए किसी भी चीज़ में और इसको चलाइए आराम से, ठीक है। मान लीजिए कोई चक्की हो गई आपके आटे वाली, इसको चलाइए मोटर से, ठीक। खैर ये तो बीच में थोड़ा सा वो था, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था। ये C1 पे आया और C1 से फिर से C2 पे गया, फिर से ये अभी अल्टरनेटिवली क्या होगा? ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा, ठीक है। जब ये घूमने लगेगा तो ये मैंने बताया आपको 6 से 8 मिलियन वोल्ट तक विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। 6 से 8 मिलियन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। कितना? 6 से 8 मिलियन, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। पहला ये डायग्राम बनाया, डायग्राम का पूरा नंबर मिलेगा आपको। फिर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लिया, फिर कंस्ट्रक्शन बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, वर्किंग बता दी। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कहाँ पे होता है, ठीक है। पहला यूज़ तो सीधा दिख रहा है कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, हाई पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए इसका यूज होता है पहला। दूसरा, धनाभिषिक्त कणों, जैसे पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया, अल्फा मॉलिक्यूल हो गया आपके, तो इसको त्वरित करता है, एक्सेलरेट करता है और इसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है? जो पॉजिटिवली मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको क्या करता है? इसकी जो एनर्जीज होती है इसमें वृद्धि करता है और एक्सेलरेट करता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स के डिस्कवर्ड के लिए, नाभिकीय भौतिकी के आविष्कार के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसका यूज एक और है, वो है जैसे मान लीजिए कोई भी बड़े आकार का कोई मैटर है और वहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज होता है। या कि पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में है ना, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है। फिर डिमेरिट्स भी कुछ होते हैं, दोष भी होते होंगे, क्योंकि अगर अच्छा है कोई तो वो थोड़ा ना कहीं तो बुरा भी है। बुरा क्या है इसमें? बुराई क्या है? पहला बुरा यह है कि इतना बड़ा होता है कि इसका उपयोग करने में असुविधा होती है ना, बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। मतलब ये इतना बड़ा है, आपको मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हुआ तो क्या करेंगे? बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरा बहुत बड़ी डिमेरिट इसकी है
कि उच्च विभवांतर यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होने के कारण इसका उपयोग खतरनाक हो जाता है। बताइए 6 मिलियन वोल्ट है ना, 220 वोल्ट में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। घरों में जो टेलीविज़न यूज़ करते हैं हम लोग, तो 220 वोल्ट में आराम से चलता है। फ्रिज 220 वोल्ट में आराम से चलता है। तो 6 मिलियन वोल्ट की जब कैपेसिटी की पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो क्या हालत होगी। तो ये रिस्क है इसमें। तो यानी कि इसके दो डिमेरिट्स भी, ठीक है ना। आजकल तो बहुत सारे जो मतलब एक्सेलरेटर हैं इस तरह के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बना लिए गए हैं और इसका उपयोग मतलब न के बराबर हो गया अब तो, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। हाँ, अभी भी जब बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल की आवश्यकता होती है बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए, उस कार्य में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का और ये लास्ट टॉपिक था इसका, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी ना, फर्स्ट यूनिट ये कंप्लीट हो गया। इससे क्या हो गया, मेरे इन माय साइड, मेरे तरफ से ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। अगर कोई टॉपिक मान लीजिए छूट गया होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, बता दूँगा, ठीक है। तो एक यूनिट आपकी खत्म हुई है। इसमें अब आप एनालाइज करिएगा कि आपसे कितना बनता है और कितना अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप स्टडी करिए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए अभी से, ठीक है, जिससे फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब जब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से, तो फिर जो पहली यूनिट पढ़े हैं इसकी कुछ चीज़ें इसमें डायरेक्टली आएंगी। तो फिर वो अगर आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि पहले यूनिट अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे आज, तो कल जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको होमवर्क में, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने दिया था तो आपने इसको कर ही लिया होगा, ठीक है। इसको भी कर ही लेंगे, ठीक। तो चलिए दे देता हूँ क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपका मान लीजिए, ये आपका है 4 माइक्रोफैरेड। आप थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये 6 माइक्रोफैरेड है और ये C है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको हमको बतानी है। और जो आपका C होगा वो 10 माइक्रोफैरेड का होगा, कंप्लीट टोटल वाला C, ठीक है। टोटल वाला C जो होगा 10 माइक्रोफैरेड का होगा। और ये वाली C, इसको CP दे देते हैं। तो CP की वैल्यू हमको आप करिए गेन करके बताइएगा। ये जो 1/C = 1/C1, तो ये वाले जो C इसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पे क्या दे दिया है, 10 दे दिया है, ठीक है, ये वाला। और बाकी ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करके आप कल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये रहा आपकी फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट आपको अच्छे समझ में आया होगा, आई होप। समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियोज़। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।